हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मनुष्यों के लिए महासागरों का उपयोग। महासागरों का के क्या यूजेस हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। पहले हमने पढ़ा था स्थल पे जो जल वाटर बॉडीज़ हैं, जो जल के संसाधन हैं, उनके उपयोग। आज हम पढ़ रहे हैं महासागरों के क्या उपयोग है मनुष्य के लिए। सबसे पहला तो है महासागरों का जलवायु पर प्रभाव। वर्षा का मूल स्रोत महासागर है। हम सब जानते हैं कैसे महासागरीय जल भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर बादलों के रूप में स्थल खंडों पर बरस जाता है और वर्षा जल कुछ तो बहकर नदी नहरों में चला जाता है, कुछ भूमि में रिसकर निचली परतों में चला जाता है जहाँ वो कुओं वगैरह के माध्यम से बाहर निकलता है। और ये जो ऊपर है नदी में नालों में, ये जो जल है वो बह करके पूरे महासागर में चला जाता है और इस तरह एक जल चक्र पूरा होता है। तो सबसे पहले महासागर जो है उसके जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ की जो जलवायु है वो सम रहती है। वहाँ वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। आपने देखा होगा बॉम्बे में लोग कहते हैं हमें पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ऐसा है। कूलर की ज़रूरत नहीं, कूलर तो वैसे भी वहाँ बहुत मॉइस्चर है तो कूलर फेल है, लेकिन फिर भी पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह का है। कभी बॉम्बे में लोग वुलन्स नहीं पहनते। तो ये जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की जलवायु है। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश द्वीप, नॉर्वे के पश्चिमी समुद्र पतन जाड़े की ऋतु में भी वहाँ पर व्यापार के लिए खुले रहते हैं, क्योंकि समुद्र पे धाराओं का इफेक्ट हो जाता है। जहाँ ठंडे स्थान है वहाँ पर अगर गर्म जलधारा आ गई तो आपका पूरा वातावरण सुहाना बना देगी। नेक्स्ट इसकी यूटिलिटी क्या है? मानव स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए सागर। तो मानव स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए कैसे? तटों पर जलवायु नम होती है और तटीय प्रदेशों में सभी ऋतुओं की जलवायु मानवीय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहती है। तटवर्ती क्षेत्र में मानव तापमान समता, आवश्यक मात्रा में आर्द्रता, वायुमंडलीय परिवर्तनशीलता मानवीय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल रहते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि लोग हॉलीडेज़ में जाते हैं तटवर्ती क्षेत्र पर और वहाँ हॉलीडे स्पेंड करके आते हैं, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु का लाभ लेकर के आते हैं। समुद्र समीर दिन के समय स्थल की ओर चला करती है, समुद्र से स्थल की ओर चला करती है, तो जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ की जलवायु सम हो जाती है। और रात्रि को समुद्र की स्थल से समुद्र की ओर चला करती है तो तटवर्ती स्थान का मौसम सुहाना रहता है। इसलिए न तो बहुत ज़्यादा ठंड न बहुत ज़्यादा गर्मी, हमेशा सुहाना मौसम बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है महासागरों से खाद्य आपूर्ति। अब खाद्य आपूर्ति कैसा है? हमने पहले स्थलीय में पढ़ा था फिशेस के बारे में कि नदियों से फिशेस पकड़ी जाती है। ऐसे ही महासागरों से खाद्य की आपूर्ति क्या है? यहाँ अनेक प्रकार की अनेक आकार की मछलियाँ मिलती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी मछली, आपको व्हेल तक बिग मछली जो है वो आपको महासागर में मिलेगी। लॉबस्टर, कवच प्राणी, क्रस्टेशिया, स्पंज के केकड़े, सीपी, घोंगे, ये भारी संख्या में मिलते हैं जो एक तरीके से भोजन की आपूर्ति करते हैं। भोजन की आपूर्ति कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे केकड़े खा रहे हैं, घींगे खा रहे हैं, तो ये सारा एक भोजन की आपूर्ति का काम करता है। मत्स्य का अगर हम बात करें, फिश सभी तरह की वैरायटी की फ़िशेज़ है, लेकिन फ़िशेज़ पकड़ने के लिए महासागर में 5 बड़े केंद्र हैं जो बहुत ही फेमस हैं। आपकी कई बार छोटे क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर न्यू इंग्लैंड और ग्रांड बैंक, ये जो क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड और ग्रांड बैंक क्षेत्र, यहाँ से बहुत सारी फिशेस पकड़ी जाती है। इसी प्रकार उत्तरी यूरोप में तटवर्ती प्रदेश जिसमें बिस्के की खाड़ी, उत्तरी सागर और उसमें डॉगर बैंक्स बहुत फेमस है। नॉर्वे के तट और बाल्टिक सागर तक इसका विस्तार है। और वहाँ पर क्या है कि ठंड है, लेकिन वहाँ पे गर्म जलधारा आकर के जलवायु को सम बना देती है। जहाँ जलवायु पानी में सम है वहाँ पर आपको फिशेस मिलेंगी, क्योंकि वहाँ फ़िश फूड पनपता है और फिश फूड
वहाँ पर फिशेस को लोकल लेवल में मिल रहा है, तो फिशेस की वहाँ अवेलेबिलिटी है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का पैसिफिक तट जो कैलिफोर्निया से बेरिंग सागर तक फैला हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी फिशेस की अवेलेबिलिटी है। इसी प्रकार एशिया का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग जिसमें जापान, स्खालिन, पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी पूर्वी चीन है, वो फिशेस का एक क्लस्टर है जहाँ फिशेस अच्छे से काफ़ी मात्रा में एबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसी प्रकार पेरू का समुद्र तटीय भाग। तो ये मेन महासागरों के अंदर फिशेस के, और जगह भी फिशेस मिल रही हैं, लेकिन ये मेन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फिशेस मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या यूटिलिटी हो सकती है महासागर की? महासागरों से खनिजों की प्राप्ति। खनिजों की प्राप्ति में क्या है? समुद्री जल में लगभग 3.5% खनिज होते हैं, जिसमें नमक, मैग्नीशियम, ये सब होता है। तो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय देश में समुद्री जल से भाप बनाकर उड़ाने की प्रक्रिया है। जब भाप से समुद्री जल क्यारियाँ बना लेते हैं किनारे वाले भागों में, भाप से जल को उड़ा देते हैं और उससे नमक बनाया जाता है। समुद्री शैवाल की भस्मी से अन्य प्रकार के खनिज, पोटाश, आयोडीन, एगार आदि मिलते हैं। एथिलीन और गैसोलीन में प्रयोग होने वाला ब्रोमीन जो है वो भी महासागरीय भागों से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या यूटिलिटी है? महासागरीय भाग में नौ परिवहन। हम सब जानते हैं नौ परिवहन। बड़े देशों में एक भाग से दूसरे भाग पर भारी सामान को ले जाने के लिए नौ परिवहन सबसे सस्ता मार्ग होता है। जैसे कि यूएसए में अटलांटिक तट से, जो तट के प्रदेशों से पैसिफिक तट यानी पूरब से पश्चिम, अटलांटिक तट से पश्चिम में पैसिफिक तट तक भारी सामान जहाज़ों के माध्यम से पनामा नहर के थ्रू भेजा जा रहा है। तो ये कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है, और काफ़ी बल्क में सामान भेजना हो तो महासागर में बड़े बड़े जहाज़ों पे लद के चला जाता है। इसी प्रकार व्यापारिक मार्गों के प्रयोग के लिए भी सुविधा प्रदान करता है। महासागर की क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो स्वतंत्र राजमार्ग हो गया, फिर थोड़ी सी शक्ति में भारी सामान में जहाज चले जाते हैं, कम लागत में अधिक माल की ढुलाई हो जाती है जलयान में। तो ये सारी यूटिलिटी है। तो महासागर में नौ परिवहन से ये भी एक मानवीय उपयोग की फैसिलिटेट करता है मानव को। नेक्स्ट है महासागर संभावित ऊर्जा स्रोत। उसमें क्या आ गया? पवन के दबाव से जो लहरें उठती हैं, उन लहरों का उपयोग कारखाने में को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जा सकता है। और भी कई सारे यूजेस हो सकते हैं संभावित, मतलब ऊर्जा के रूप में अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आप जो किनारे वाले भाग हैं वहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन सूनर ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, और भविष्य में और भी ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये पनप सकता है। थैंक यू फॉर टुडे, दिस मच ओनली। आप मेरे व्हाट्सएप पे जो मैं कंटेंट टॉपिक वाइज नोट्स दे रही हूँ वो आप पढ़ते रहिए, आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, तो आपको समझ में आता रहेगा और आपका सिलेबस भी हो जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।